तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10th का ये धातु और अधातु जो चैप्टर है उसका एक नेक्स्ट लेक्चर ये है, ठीक है। इसके पहले मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं धातु और अधातु पे, और बहुत ही लेक्चर्स मैंने क्लास 10th के साइंस पर अपलोड करके रखे हुए हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग मतलब उसके आगे हेडिंग्स को देखेंगे, उसमें सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो देखते हैं धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातु कैसे अभिक्रिया करती है, अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लिखा है कि ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ ठीक है, साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं क्या करी आपने, देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। मैंने पिछले मतलब लेक्चर्स में ये बताया हुआ है, और मैंने काफ़ी धातुओं की रिएक्शंस जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अम्ल के साथ करके आप लोगों को दिखाया है। मतलब इसमें बुक्स में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर वही सारी बातें बताई जा रही हैं कि धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण कीजिए। 9वीं कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ सेल्स बने होते हैं, कोष बने हुए होते हैं। पहले ऑर्बिटल्स जिसे बोलते हैं। तो प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे करके कोषों में भरे जाते हैं। KLMN करके भरे जाते हैं, ठीक है। KLMN होता है कोषों का नाम उसका। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप स्मरण कीजिए। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। जो उत्कृष्ट गैसें होती थी उसकी जो संयोजकता की कोष जो होती थी वो पूरी भरी होती थी, ठीक है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इसको। उत्कृष्ट गैसों उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट गैसों के और कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान देना है। 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम इस सारणी आपको दिखाएंगे, और उसमें दिखाया गया कि जो सोडियम धातु है, जो सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने यम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब यल कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है। अभी मैं सब समझाऊंगा जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके Kl एवं M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है। क्लोराइड ऋणायन, इसके ऊपर Cl के ऊपर माइनस आयन है, इसे क्लोराइड आयन कहते हैं, प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आप देखिए, जो बातें अभी इन्होंने समझाई यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है उसके बाह्यतम कोष में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है सोडियम,
तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग देना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसको अपना और एक दूसरा अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अष्टक मतलब लास्ट में जो उसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 है, तो 8 बनाने के लिए 7 की आवश्यकता होगी, तो जिसे लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाती है। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने का कार्य करेगा। ऐसे ही अधातुएं जो हैं अधातुओं में क्लोरीन की बात हो रही थी। क्लोरीन देख सकते हैं लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इसको सिर्फ 1 चाहिए। तो ये एक कहीं से लेकर के अपना अष्टक क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। पूरा करने के बाद मतलब यौगिक कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर सभी तत्वों को देख लीजिए किस प्रकार उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है, थोड़ा नज़र गड़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें दिख रही हैं आपको, तो इनके लास्ट में आप देखेंगे तो इनका अष्टक पूरा मिलेगा आपको बना हुआ। और सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ करके, कि हाइड्रोजन के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2 है, ठीक है यहाँ पर। तो इसको देख लीजिएगा, और बाकी सब देख सकते हैं आप, धातुओं के बारे में देख लीजिए। और इनका जो नंबर है, परमाणु क्रमांक, ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूछ ले रहा है कि इन तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आप इतना तो कम से कम ध्यान दीजिए। जैसे हीलियम 2 नंबर पे आता है, नियान 10 नंबर पे, आर्गन 18 नंबर पे, ठीक है। ऐसे ही सोडियम 11 नंबर पे आता है, और मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 नंबर पे आते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, और फ्लोरीन 9 नंबर पे है, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है। और फास्फोरस 15 नंबर, सल्फर 16 और क्लोरीन 17 नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। जो सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम धनायन होता है, और मतलब धातु होता है, और क्लोरीन अधातु होता है। तो उनके ऊपर जो आयन होते हैं वो भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, NaCl यानी नमक जानते हैं ना, सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि ये विपरीत आयनों का समुच्चय होता है, ठीक है। ये किसका समुच्चय होता है, आयनों का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी देख लें। और ये यहाँ पर इनका मतलब निर्माण हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे करके अष्टक को पूर्ण कर लिया है, और ये एक कंबाइंड मतलब बना लिया है, अपना यौगिक बना लिया है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा यौगिक आप देखिए किस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक बनाएंगे। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का 2, 8, 2 होता है, लास्ट में इसके 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, और क्लोरीन में आप देख सकते हैं 2, 8, 7, ठीक है। और इनको जब यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब क्लोरीन है, तो डबल क्लोरीन बनाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, एक 2 क्लोरीन बनाने के बाद एक इसको क्लोरीन को दे देगा इलेक्ट्रॉन, और एक इसको दे देगा, तो जिससे इनका मतलब कॉम्बिनेशन बन पाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला आप यहाँ पर देख पाएंगे कि MgCl हो जाएगा, यहाँ पर Cl2 होगा, MgCl2 बनेगा, ठीक है, MgCl2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन उनको दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से MgCl2 ये बना लेंगे।
आगे देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, आगे समझते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। जितने आयनिक यौगिक होते हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में समझा जाएगा। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। मतलब इनके गुणधर्म जानने हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए क्या बता रहे हैं आपको। लिखा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। तो ये आपको नमूने इकट्ठा करना है जिसमें से सोडियम क्लोराइड आपको आसानी से मिलेगा। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? मतलब इन्हें भौतिक अवस्था में आप देख रहे हो तो किस प्रकार के दिख रहे हैं। धातु की स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूनों के साथ भी यही दोहराइए। क्या मतलब आप क्या देखते हैं कि क्या नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? जो नमूने होते हैं ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोल या एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। इन सब में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या है, क्या ये घुलनशील है? तो ये सारी बातें आपको चेक करना है। चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए और आप क्या देखते हैं कि इस प्रकार अन्य लवण नमूनों की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। पहले आप ये कुछ फिगर देख लीजिए। इस स्पैचुला पर यहाँ पर लवण के नमूने को गर्म किया जा रहा है, तो इसका यहाँ पर फिगर बना हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर लवण के विलयन की चालकता की जांच की जा रही है। चालकता मतलब उसमें करंट कितना फ्लो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर जांच की जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक लिखे गए हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक है 1074 केल्विन है, उतने पर ये गलने लगेगा। और क्वथनांक मतलब उबलने का कार्य है कि ये 1686 पर टेम्परेचर पर केल्विन पर ये जो जा कर के ये उबलने लगेगा, क्वथन करने लगेगा। ठीक है, ये गलने लगेगा और यहाँ पर क्वथनांक करने लगेगा, बुलबुले छोड़ने लगेगा। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पर से शुरू है जो भौतिक प्रकृति, ध्यान दीजिएगा आयनिक यौगिकों का। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं थोड़े ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो जितने भी आयनिक यौगिक बनेंगे तो वो क्या होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे होंगे। वो कठोर हो सकते हैं और भंगुर भी होंगे। ठीक है, और नमक तो आप देख ही रहे हैं, नमक ठोस उसके होता है और उसको अगर फोड़ा जाए, अगर ओरिजिनल नमक लेते हैं तो पहले वाला नमक जो आता था बड़ा बड़ा होता था क्रिस्टल के रूप में, तो उसको हम लोग फोड़ करके यूज करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और गलनांक एवं क्वथनांक पे ध्यान दीजिए। इनके जो गलनांक हैं, गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है और इनका गलनांक और क्वथनांक भी हाई होता है। हमने वहाँ पर दिखाया आपको, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो मतलब केरोसिन और पेट्रोल आदि में ये नहीं मिलते हैं और बाकी जल में ये घुलते हैं। ठीक है ना, जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो किसी विलयन से विद्युत चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयनों में आयन उपस्थित होते हैं।
जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। मतलब जब तक ठोस रहते हैं तो उसमें इनका चालन नहीं हो पाता है। ठीक है। और क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करती है। जब इन्हें गला दिया जाता है मतलब तो ये विद्युत का चालन करने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात पे यहाँ पर ध्यान देना है। डीप पॉइंट है कि आपको भाई जब आयनिक यौगिक मतलब दृढ़ जब तक रहेंगे तब तक तो करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उसको आप लिक्विड में मतलब द्रव में कर लेंगे तो कन्वर्ट, तो उसमें करंट फ्लो होगा। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युताकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई थी जिसे मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातु किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। मतलब पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, जो भूमि है, उसमें धातुएं, बहुत सी धातुएं उसमें हैं। वो धातुओं का मतलब स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, समुद्री, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि समुद्री मतलब सोडियम क्लोराइड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये समुद्री जल में। ठीक है, तो ये सारी बातें पूछा जा चुका है और आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं लिखे लिखे, तो उन्हें पढ़ के उनमें क्वेश्चंस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो सारी जानकारियाँ जब तक नहीं होंगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं उसमें। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो मतलब पृथ्वी के जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो उन्हें, उन तत्वों और यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। और कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। जो खनिज हम लोग निकालते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में कोई कोई धातु होती है। जैसे मान लीजिए उसके अंदर सोने की मात्रा किसी खनिज के अंदर ज़्यादा है, या लोहे की मात्रा किसी खनिज के अंदर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, खनिज में कई धातुएं मिक्स होती हैं, तो वही बातें हो रही हैं। जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो वो जो खनिज होता है उसको बाहर निकाला जाता है तो अयस्क कहलाता है। ठीक है, आगे चीज़ों को समझते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, फिर धातुओं को साफ कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई खनिज का टुकड़ा मिला, और कोई खनिज मिला जिसके अंदर लोहे की भी मतलब लोहे की भी धातु है उसके अंदर, और उसके अंदर सोना भी है, उसके अंदर चांदी भी है, कई प्रकार मतलब कई धातुएं उसके अंदर मिक्स है। तो उनको कैसे निकाला जाता है, तो वही धातुओं को मतलब उनको निकालना अलग अलग धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। तो उसे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अभी पीछे आपको बताया गया है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में। पोटेशियम की सक्रियता श्रेणी ज़्यादा है, फिर उसके बाद सोडियम की, ऐसे करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके एल्युमिनियम है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हाँ, अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। मैं इसे एक बार और से पढ़ता हूँ। देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये मैंने बताया कि आप पढ़ ही चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो आप समझ पाएंगे कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होगा। और कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। भूमि पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, मतलब उनका कोई खनिज और अयस्क नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप में ही पाई जाती हैं। डायरेक्टली उन्हीं को आप निकाल सकते हैं। कुछ धातुएं अपनी यौगिक रूप में मिलती हैं, तो ये आप देख ही सकते हैं, यौगिक रूप में मिलती हैं। और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो वो तो बातें हो चुकी हैं कि सबसे कम अभिक्रियाशील यही आपका
सोना सबसे कम है और चांदी से थोड़ा सा ऐसे करके था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे वाली जो मान लीजिए उस चार्ट में नीचे की जो धातुएं थी वो कम अपक्रियाशील थी, उनकी अपक्रियाशीलता कम थी। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, यही गोल्ड मतलब सोना होता है, सिल्वर माने चांदी होता है, प्लैटिनम और कॉपर हो गया। ठीक है, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं ये सब। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कॉपर जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड की अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं, जो सबसे ऊपर की धातुएं थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतनी अधिक अपक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप के मतलब स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। इनको स्वतंत्र आप नहीं छोड़ सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अपक्रियाशील होती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं, सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जो मध्य में होता था, जिंक, फेरस और लेड था। जिंक, फेरस और लेड आदि की अपक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये पृथ्वी की भूपर्पट्टी में यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑक्साइड भी मिलता है इनका और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में भी इन्हें प्राप्त किया जाता है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अपक्रियाशीलता में पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो बहुत सारी धातुएं जो होती हैं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझाते हुए। इस प्रकार अपक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अपक्रियाशील धातुएं और मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं। तो आप देख लिए वहाँ पर कि निम्न अपक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं और मध्यम कौन सा है, उच्च कौन सी धातु है। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जो अयस्क होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग जो धातु होती है उसको निकालने की कई टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, कई चरणों में उन्हें निकाला जाता है। इन चरणों का सारांश 3.10 में दिया गया है और निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। तो यहाँ पर एक चार्ट आपको बना के दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इनका निष्कर्षण होता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये ज़्यादा सक्रिय धातुएं हैं, तो विद्युत अपघटन द्वारा इनका किया जाता है। ठीक है, निष्कर्षण। और इनको कार्बन के उपयोग में अपचयन किया जाता है इनका, और ये प्राकृतिक अवस्था में ये उपस्थित होते हैं, डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे की चीज़ों को और समझते हैं। यहाँ पर आपको जानना है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्क का जो समृद्धिकरण है क्या होता है उसके समझते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं। जो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में को हम लोग निकालते हैं, खनिज हो या मतलब उसी को अयस्क भी बोलते हैं, तो उनमें निकालते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियाँ उसके अंदर होती हैं। मिट्टी रहेगी और भी आदि, और भी उसके अंदर अशुद्धियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? गैंग। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि खनिज और अयस्कों में जो मतलब अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म पर आधारित होते हैं। मतलब कौन सी विधि हम लोग लगाएंगे उस गैंग को हटाने के लिए, वो उसकी अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैसा, किस चीज़ का वो अयस्क है। ठीक है, इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती है। तो इनको अलग करने के लिए कई टेक्निक्स का यूज, तो यहाँ पर आपको चार्ट देख सकते हैं कि
कौन सा अयस्क किस प्रकार से उसका निष्कर्षण, किस विधि से उसका निष्कर्षण होता है। ठीक है, ये चार्ट आपका है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो अयस्क यहाँ पर है, अयस्क का हम लोग सांद्रण करेंगे। उच्च अपक्रियाशील जो धातुएं हैं उनको गलित धातु का विद्युत अवघटन द्वारा किया जाता है। इनका मतलब इनको शुद्ध जो है धातु निकालने के लिए गलित, यहाँ पर विद्युत अवघटन, ठीक है, गलित धातु का विद्युत अवघटन द्वारा किया जाता है। और मध्यम जो क्रियाशील धातुएं हैं उसमें कार्बोनेट अयस्क जो होगा और एक सल्फाइड अयस्क होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसको निस्तापन से, ठीक है, इसे ध्यान ही देना होगा। और सल्फाइड अयस्क को भर्जन से। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि से और सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि से, मतलब धातुओं का यहाँ पर शोधन होता है। ठीक है, इनको नीचे तक आप देख सकते हैं। धातु ऑक्साइड और धातु में अपचयन और धातु का शोधन होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो मतलब सल्फाइड निम्न जो अक्रियाशील धातु है सल्फाइड अयस्क भर्जन विधि द्वारा मतलब इनका होता है। जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं इनमें वो भर्जन विधि द्वारा उनको शुद्ध करके निकाला जाता है। ठीक है, तो बाकी इन दोनों को ध्यान दीजिएगा कि सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको भर्जन विधि द्वारा, यहाँ पर भी भर्जन विधि द्वारा, और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा, और जो उच्च अक्रियाशील धातुएं हैं उनको विद्युत अपघटन द्वारा ही किया जाता है। तो कल जो हम लोग देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। जो नीचे आती हैं जैसे सोना हो गया और चांदी हो गया, तो इनका जो है निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इन लेक्चर्स को आप कंप्लीट करिए और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।